हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। महेश कुमार वर्णवाल का यह बुक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फर्स्ट नंबर टॉपिक है क्या? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। फर्स्ट नंबर आप क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचता था? वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर कब पहुंचा था? तो 17 मई 1498 ईस्वी को। ऑप्शन हो जाएगा बी, 1498 ईस्वी को आया था। जमोरिन जो है स्वागत किया था। नेक्स्ट है, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो पता ही होगा, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और मुगल बादशाह था अकबर। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है अल्बुकर्को। ऑप्शन हो जाएगा बी। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो वर्ष 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो वर्ष 1760 के वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। तो यह था काउंट डी लाली। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा था? इसका राइट आंसर होगा सर टॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दिया गया था। 1608 में आया था, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? फर्रुखसियर ने शाही फरमान कब दिया था? तो 1717 ईस्वी में। और यह कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हैमिल्टन तो डॉक्टर था। और इसी के इलाज करने के कारण, बहुत खुश होने के कारण जॉन सरमन को यह शाही फरमान दिया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवस्था कर अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? तो पता ही है, 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कॉलवर्ट को। किसे माना जाता है? तो कॉलवर्ट को माना जाता है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और बीपीएससी हो या फिर बिहार दरोगा के लिए तत्कालीन कारण क्या माना जाता है? तो हो जाएगा आंसर अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो यह कारखाना था पिपली। क्या हो जाएगा? पिपली हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी कहाँ? सूरत में। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? तो नील हो जाएगा, सूती वस्त्र हो जाएंगे, मसाले, लेकिन चाय नहीं थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध में किया गया? भारत में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से किया गया है? तय किया गया था वांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर का युद्ध 1764, प्लासी का युद्ध 1757, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध कब हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि तो हुआ था 1792 ईस्वी में। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो यह था अल्मीडा, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया था जहांगीर के समय।
एला सापला की संधि 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? एला सापेल की संधि यह प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। जी बिल्कुल, एला सापला संधि के तहत कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। एक मिनट रुक जाइएगा। एक एला सापेल 1748 के संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कूट का सही उत्तर चुनिएगा, कौन सा जो है सही दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एला सापला की संधि ए पा पे, जो ट्रिक याद रखिएगा, ए पा और पे। ए से हो जाएगा एला सापला की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सापला की संधि के तहत समाप्त हुई थी। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था यह पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुई थी। तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के तहत। इसका ट्रिक याद रखिएगा, ए पा पे। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। 1 और 2 क्या है? दोनों सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? डुप्ले ने। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन हेतु कौन सा प्रसिद्ध था? तो यह हो जाएगा बिहार। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ दुर्ग का निर्माण किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन में। कहाँ हो जाएगा? कोचीन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था, निम्न से कूट का सही तिथिक्रम निर्धारित कीजिए। तिथिक्रम बताना है। सबसे पहले तो आया था पुर्तगाली के बाद आए थे डच। कब आए थे? डच आए थे 1605 में। उन्होंने अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। उसके बाद 1608 में आए थे अंग्रेज, और उसके बाद कौन आए थे? फ्रांसीसी आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 1, 3। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत के प्रभुत्व को स्थापित किया था, यह स्थापित किया था बक्सर का युद्ध 1764। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शासक था शाह आलम द्वितीय। सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? यह प्रदान की थी मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? यह दिया गया था लॉर्ड क्लाइव को। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो यह दिया गया था लॉर्ड क्लाइव को। 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसमें बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल की दीवानी अधिकार दे दिया जाता है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। अभी हमने बताया था 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 32। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था? यह हो जाएगा थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट है, 18वें शतक में भारत के लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? कालानुक्रम बताना है। अंबुर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ था, फिर बक्सर का युद्ध। अंबुर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? खान की उपाधि से सम्मानित किसे किया था? तो जॉन या किया था हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 को हुआ था। 1759 को हुआ था। किसके बीच? तो अंग्रेज और डचों के बीच, अंग्रेज एवं डचों के बीच। जबकि वांडीवास के 1760 में हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ब्लू वाटर नीति को किसने लाया था? क्या लाया था? डी अल्मीडा ने, अल्फांसो डी अल्मीडा ने। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी?
कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी जॉर्ज चार्नक ने। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? स्टेपल कमोडिटीज क्या थे बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कपास हो जाएगा, रेशम, सोरा और अफीम। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो यह आया था टॉमस रो। कौन था? टॉमस रो था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? औरंगजेब के द्वारा निष्कासित किया गया था जॉन चाइल्ड को। किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? किस पुर्तगाली गवर्नर ने भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो यह था अल्बुकर्क। भारत में गौथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जाता है? गौथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है पुर्तगालियों को। सेंट थोमे का युद्ध कहाँ जाता है? सेंट थोमे का युद्ध कहा जाता है? यह किसे कहता है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध को। फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो स्थापित किया था सूरत में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारी पोत सूरत बंदरगाह में नहीं लाए थे? रूसी और जर्मन। मिलान करने के लिए दिया गया 46 नंबर वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था। कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का था? कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का था? तो यह था ब्रिटेन का। तस्मान जो था यह हॉलैंड। वास्को डी गामा पुर्तगाल, कोलंबस स्पेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किसे बनाया था? सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया था उप दीवान, जबकि बंगाल को मोहम्मद रजा खान को। अध्याय देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मुगलों का पतन एवं स्वायत्त राज्यों का उदय। इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा था? बताइएगा, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र है जो सिंहासन पर बैठा था? पता ही होगा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 1707 ईस्वी में हुई थी और इसके बाद शासक बना था मुअज्जम। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह विभाजित था 21 प्रांत में। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी रफी-उद-दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। जजाऊ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जजाऊ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? जो भी बिहार दौरा का प्रैक्टिस एक देखते हैं उसमें अधिकतर जो क्वेश्चन होता है यह एनसीईआरटी से ही होता है। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जजाऊ का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो लड़ा गया था मोहम्मद आजम व मुअज्जम के बीच। जोशुआ केटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया? जोशुआ केटेलर के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल किसके दरबार में आया था? तो आया था बहादुर शाह प्रथम। निम्नलिखित में से किस सम्राट की मृत्यु क्षय रोग से हुई? क्षय रोग से मृत्यु हुई थी रफी-उद-दरजात की मृत्यु। ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? ईरान के नेपोलियन की उपमा से किसे अभिहित किया जाता है? तो यह किया जाता है नादिर शाह को। ऑप्शन हो जाएगा ए, नादिर शाह को किया जाता है। किसके शासनकाल में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दी गई? बंदा बहादुर को फांसी कब दी गई थी? किसके समय काल में? तो यह दी गई थी फर्रुखसियर के समय काल में। फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक है यदुनाथ सरकार की। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिसका नाम क्या था? आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था मुगलानी बेगम। वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? वह एकमात्र मुगल सम्राट कौन था जिसने अपने नाम के पहले सैयद उपाधि धारण की थी? तो यह धारण की थी मुअज्जम। वह कौन सा प्रथम व अंतिम मुगल सम्राट था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया?
वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था? यह किया था बहादुर शाह प्रथम। थोड़ा टाइम इसलिए देती हूँ कि आप लोग भी साथ में आंसर बताते चलें। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने सबसे कम समय तक शासन किया? किसने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो यह शासन किया था रफी उर दरजात। कौन किया था? रफी उर दरजात। नेक्स्ट है सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने मुख्य भूमिका निभाई? सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने भूमिका निभाई? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पता ही है, किंग मेकर कहा जाता था, और इसका राइट आंसर हो जाएगा तुरानी दल। क्या हो जाएगा? तुरानी दल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय मुगलों द्वारा सिक्का ढालना बंद हो गया? मुगलों का सिक्का ढलना बंद हो गया अकबर द्वितीय के समय। अकबर द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के नाम से संबंधित है के लेखक कौन है? जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है जयपुर के सवाई जयसिंह। जयपुर के सवाई जयसिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? तय की थी फर्रुख सियर ने। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय जिन्हें रंगून मृत्यु हुई थी, इनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई? किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? तय हो गई थी मुर्शिद कुली खां के समय। मुर्शिद कुली खां के समय। मुर्शिद का बंगाल का पहला नवाब था। नेक्स्ट है कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहन करके आया करता था। निम्नलिखित में से कौन रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? तो यह था नजीब खान। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, यह सही नहीं है। उसने श्रावणकोर प्रशासन किया, उसने सामंतों का दमन किया, उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित की, यह सब सही दिया गया है। मुर्शिद कुली खां मूलतः था एक। मुर्शिद कुली खां मूलतः क्या था? तो यह था दक्षिण भारतीय ब्राह्मण। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था और बंगाल का प्रथम नवाब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? अधोलिखित मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सर्वाधिक था? तो यह था, ऑप्शन हो जाएगा बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो गए थे आगरा। आगरा गए थे। नेक्स्ट है अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? तय कर ली थी शहादत खाने। शहादत खाने। निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? कौन सा किला जो है शिवाजी ने जीता था? तो तोरण का किला। ऑप्शन हो जाएगा सी, तोरण का किला को जीत लिया था। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों के छत्ते से की थी? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से किसने की थी? तय की थी अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने। निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने मराठों से नजराना वसूल किया था? जिसने मराठों से नजराना वसूल किया था। बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन पे एक बार गौर करिएगा आप लोग। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिससे मराठों ने नजराना वसूल किया था? मराठों ने नजराना वसूल किया था, यह किया था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का प्रमुख कारण क्या था? तो यह हो जाएगा मुगल बादशाह फर्रुख सियर द्वारा 1717 में जारी फरमान के मुर्शिद कुली खां जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, मुर्शिद कुली खां और जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली का सहयोग दिया था? किस कारण से? तो अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी?
तीसरा अंग मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था और यह संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। मद्रास की संधि पहला हुआ था, दूसरा में हुआ था मंगलौर की संधि और तीसरा में हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। वर्ष 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? 1757 में सिराजुद्दौला है जो किसके द्वारा पराजित किया गया था, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्लाइव के द्वारा। वाडियार कहाँ के शासक थे? वाडियार शासक थे मैसूर रियासत के। किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहते हैं? तोपों का युद्ध कहा जाता है गुजरात के युद्ध को, गुजरात के युद्ध को। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? किस मुगल सम्राट का वास्तविक नाम अली गौहर था? राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, पता ही होगा। यह था शहादत खां, जिनका पूरा नाम शहादत खां बुरहान उल मुल्क था। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? यह था हेस्टिंग। कौन था? हेस्टिंग था। ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन के अनुसार। प्लासी के युद्ध भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? यह हो जाएगा नवीन चंद्र सेन, नवीन चंद्र सेन। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्न में से किस ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में पराजित किया था? हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किसने पराजित किया था? यह किया था सर आयर कुट, सर आयर कुट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यह थे खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध सुकर चकिया मिसल से है। राजनीतिक राजधानी लाहौर को बनाई थी और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाई थी। बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उनके संबंध बिगड़ गए? बंगाल में कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने के कारण किस नवाब से उसके संबंध बिगड़ गए? तो बिगड़ गया था मीर कासिम। राजधानी कहाँ बनाई थी? मुंगेर को। निम्नलिखित में से किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी, जिसमें 143 अंग्रेजों को कैद किया गया था, मात्र इसमें से 23 ही जिंदा बचे थे? बताइएगा इसका राइट आंसर। 146 मेरे ख्याल से लगता है कैद किया गया था, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, जिसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक हॉल की घटना हुई थी। ब्लैक हॉल की घटना हुई थी, यह हुई थी सिराजुद्दौला के समय काल में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? यह क्या था? टीपू सुल्तान। मृत्यु 1799। किस मुगल सम्राट ने राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी? राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी जहांदार शाह ने, जहांदार शाह ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। नृत्य निर्माता किंग मेकर के रूप में किसे जाना जाता है? किंग मेकर के नाम से जाना जाता है सैयद बंधु को। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? यह कहा जाता था कौन, बताइएगा? सूरजमल, सूरजमल। ऑप्शन हो जाएगा सी। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए थे? तो यह स्वतंत्र हुए थे मोहम्मद शाह रंगीला के समय। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो यह कहलाते थे अवध के नवाब, अवध के नवाब। 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित किया था? तो यह किया था श्रीरंगपट्टनम में। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो पता ही है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान ही हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं ब्रिटिश शासन का विस्तार को। चलिए इसे भी समाप्त करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? हड़प नीति के तहत किया गया था किसे? तो झांसी को, नागपुर को और सतारा को। सबसे पहले सतारा को हड़पा गया था 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी को 1853 ईस्वी में, 1854 में नागपुर को। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1757 ईस्वी में। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है, तो यह संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से।
वॉरेन हेस्टिंग्स से। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया या रोका गया था? 1789 को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? यह किया था राजा सिताब राय को। राजा सिताब राय को। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त को लाया था 1793 ईस्वी में। सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था, लेकिन सबसे पहले डुप्ले ने लाया था। सहायक संधि प्रणाली कब लाया गया था? तो 1798 ईस्वी में लाया गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय नहीं हुआ था, इतना ध्यान रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन और सती प्रथा का अंत, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को अपने अधिपत्य में ले लिया था? मैसूर राज के प्रशासन को ले लिया था, यह ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो यह की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के समय। वॉरेन हेस्टिंग के समय। ऑप्शन हो जाएगा डी। और प्रथम न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो एलिजा एम्पे को। एलिजा एम्पे को बनाया गया था। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो यह किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के समय। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की थी? अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की थी? तो इंदौर के होलकर से। इंदौर के होलकर से। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, पहला संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। द्वितीय संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को। किसके बीच हुआ था यह बताना है। यह हुआ था शुजा-उद-दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच। शुजा-उद-दौला जो कि अवध का नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। चलिए इसे देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था बताइएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ। क्वेश्चन क्या दिया गया? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था मेजर जनरल मेडोज ने। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1799 में। टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 से 84 के बीच हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। चौथी आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? यह बनाए गए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1813 ईस्वी में सबसे पहले चाय चीन का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1833 और 1 लाख रुपये बजट पास किया गया था शिक्षा के क्षेत्र में। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद लाया गया, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? इसके तहत टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। जी बिल्कुल। टीपू को 3 करोड़ युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, यह भी सही है। अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? 1843 ईस्वी में सिंध का विलय किया गया था लॉर्ड एलन ब्रो के समय। लॉर्ड एलन ब्रो के समय। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं थे?
नादिर शाह ने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय कब 1739 ईस्वी में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। यह जो है संभव कारण नहीं था। कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो यह था मुर्शिद कुली खां। राज अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य क्या था? राज अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज क्षेत्रीय सीमाओं को, इतना ही तक दिया गया है क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज क्षेत्रीय सीमाओं को, और आगे होना चाहिए था बढ़ाना, हो सकता है बढ़ाना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि कब लाया गया था? 1798 में। और सबसे पहले स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने। अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? तो यह राज्य है सिंध है। नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? किस राज्यों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? तो यह कहा जाता था बंगाल और बम्बई को। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की है? तो यह की थी लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन सा राज्य बना? लॉर्ड डलहौजी के राज विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन बना था? तो पता ही 1848 में सतारा को। ऑप्शन सी। ब्रिटिश द्वारा किस भारतीय राज्य का अधिग्रहण कुशासन के आधार पर किया गया था? 1856 ईस्वी में किया गया था, वह था अवध। कौन हो जाएगा? अवध हो जाएगा। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ करवाया है? बेगम समरू ने यह चर्च का निर्माण करवाया है सरघना में। कहाँ करवाया है? सरघना में। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कौन ब्रिटिश भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो यह था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग जो था एकमात्र यहूदी वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? यह सब बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल ही जाता होगा। आप लोग समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी से ही बिहार दरोगा में अधिकतर क्वेश्चन जो रहता है वह एनसीईआरटी का ही रहता है। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? यह था लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राज 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, डलहौजी के द्वारा। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? डाक व्यवस्था शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? यह जाता है किसे? तो यह जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया था। 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख रूप से विस्तार हुआ था, यह विस्तार हुआ था डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंगौली की संधि 1816 में किनके बीच हुई थी? यह हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुंगौला नहीं है, सुंगौली है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यह हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। प्लासी का युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला ही था। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया? ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था प्लासी का युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में कौन विजय हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय कौन हुए थे? हैदर अली। कौन हुए थे? हैदर अली।
देखिए प्रथम आंग्ल महासामरिक युद्ध 1767 से 69, उधर लगता है कि छूट गया था, मैं नहीं बताई थी, 1767 से 69 के बीच हुआ था। दूसरा आंग्ल महासामरिक युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच, और तीसरा हुआ था 1790 से लेकर के 92 के बीच। डेट याद रखिएगा। चलिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो यह सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कब? 1 नवंबर 1858। इस समय इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समिति आई थी और किस वर्ष आया था और किसके समय आया था, यह देखना है। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। हंटर आयोग जो कि शिक्षा से संबंधित है 1882 में आया था, लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय। रैले आयोग, इसका संबंध है विश्वविद्यालय आयोग से, और यह जो है 1902 में आया था, लॉर्ड कर्जन के समय। सैंडलर आयोग, सैंडलर आयोग जो कि शिक्षा से संबंधित था, यह आया था 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। इंच कैप आयोग, इंच कैप आयोग कब आया था बताइएगा? इंच कैप आया था 1923 में। 1923 में किसके समय आया था? तो लॉर्ड रीडिंग के समय आया था। इंच कैप आया था 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय। हार्टोग समिति या तो था हार्टोग समिति या प्राथमिक शिक्षा 1929 में आया था, लॉर्ड इरविन के समय। लिडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा, लिडसे आयोग का संबंध किससे? प्रौढ़ शिक्षा से 1929 में ही आया था, लॉर्ड इरविन के समय। लॉर्ड इरविन के समय। सार्जेंट आयोग 1944 में आया था, किसके समय आया था बताइएगा? 1944 में वायसराय कौन था? राधाकृष्ण आयोग 1948 में। राधाकृष्ण आयोग कब आया था? 1948 में राधाकृष्ण आयोग आया था, लॉर्ड माउंटबेटन के समय। लॉर्ड माउंटबेटन के समय। जबकि सार्जेंट आयोग आया था 1944 में, लॉर्ड बेवेल के समय। लॉर्ड बेवेल के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे स्टार्ट होता है नया टॉपिक, जो कि है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। फर्स्ट नंबर है, वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए? अस्थायी बंदोबस्त को किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए थे? तो यह स्थापित हुआ था भूमि पर जमींदारों के बुर्जुआ संपत्ति अधिकार। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल के चिर अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया? 1793 ईस्वी में बंगाल के चिर अस्थायी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक देश था? तो यह देश था सूत एवं गेहूं का, सूती वस्त्र तथा गेहूं का। 1760 ईस्वी और 1820 ईस्वी के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुई परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किसने पहली बार अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किया था? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पद का प्रयोग किसने किया था? तय किया था अर्नाल्ड टॉनवी ने। अर्नाल्ड टॉनवी ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केलिको निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा से। भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा से केलिको है जो उसी से संबंधित है, भारत से यूरोप को निर्यातित कपड़ा से। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। यह परिणाम क्या था? भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? आर्थिक आलोचक कौन थे? तो यह थे दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया था? यह प्रश्न किया था बेलवी समिति। क्या हो जाएगा? बेलवी समिति। ऑप्शन हो जाएगा डी। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। बिल्कुल। ब्रिटिशों ने भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित करने की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लाई गई थी? तो यह लाई गई थी 1840 नहीं, मैं अगर सही हूँ तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1820। 1820 में लाई गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में आई थी। कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो केवल 2 जो है सुमेलित नहीं है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी बताइएगा? तो यह लागू थी मद्रास, मुंबई और असम वाले क्षेत्र में। मुंबई,
मद्रास असम वाले क्षेत्र में, पूर्वी बंगाल में भी लागू था। अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू था। महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी जो लागू था यह कहाँ था? यह जो था यूपी, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू था। किसने लाया था महलवाड़ी व्यवस्था? हॉल्ट मैकेलजी, हॉल्ट मैकेलजी। महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पर लागू था। महलवाड़ी 30%। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू था यह था 51%, और अस्थायी बंदोबस्त जो था यह 19% भूभाग पर था। 19% भूभाग पर था। ऑप्शन हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सर्वप्रथम भारत में कारखाना मजदूरों की स्थिति सुधारने हेतु किस वर्ष कानून बनाए गए? कारखाना मजदूरों की सुधारने के लिए किस वर्ष कानून बनाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय। नेक्स्ट है 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था, इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। नेक्स्ट है लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी। लॉटरी समिति का संबंध किससे था? तो शहरी नियोजन से, शहरी नियोजन से। भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? क्या बिछवाई थी? भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? ये बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क। किसने? जॉर्ज क्लार्क। ऑप्शन हो जाएगा सी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? मैं पहले ही बताई। 1800 चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? तो 1833 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट। चाय पे एकाधिकार बना हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, लेकिन समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, वह किसके बीच थी? तो यह थी कलकत्ता और आगरा के बीच, कलकत्ता और आगरा के बीच। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? यह विचार किसने दिया था? तो यह दिया था कार्ल मार्क्स। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? सर टॉमस मुनरो किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो रहे थे 1820 से 27। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। कब किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। भारत में ब्रिटिश आयात पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई में। बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल भारत में किस वर्ष स्थापित हुए? सर्वप्रथम आधुनिक कागज मिल किस वर्ष स्थापित हुए थे? तो यह वर्ष 1870 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव, भारी उद्योगों का अभाव। ऑप्शन हो जाएगा ए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह, अध्याय 5 है और इसे भी कंप्लीट करेंगे। आई होप यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसे प्लीज़ शेयर भी किया करें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। 1857 के स्वतंत्र संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन हो जाएगा सी। कब पहुंचे थे? तो 10 मई को तो स्टार्ट हुई थी और 11 मई को ही 11-12 मई को ही दिल्ली पहुंच चुके थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित हैं? मंगल पांडे, इनका संबंध है बैरकपुर छावनी से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। झांसी से नेतृत्व में तो जानते ही होंगे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर से कौन नेतृत्व कर रही थी? तो यह कर रहे थे अजीमुल्ला खां।
फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से नृत्य कर रही थी बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यपगत का सिद्धांत संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? क्या की थी? 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यह नेता था खान बहादुर खान। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय इतिहासकार का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन, एस.एन. सेन। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो आगरा था। कहाँ था? आगरा था। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बताइएगा। यह केंद्र था जगदीशपुर। वीर कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। इनमें से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में पूछा जा रहा है तो वहां नेता थे दीवान मनीराम दत्त, दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री तो याद रखिएगा, और इस प्रधानमंत्री थे पाम अस्टन, पाम अस्टन। ऑप्शन हो जाएगा बी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो यह की थी ग्वालियर के सिंधिया ने, ग्वालियर के सिंधिया ने। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, तो यह सामना करना पड़ा था ह्यूरोज के साथ, ह्यूरोज के साथ। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तय किया था औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने, औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? भाग नहीं लिया तो जब खेतिहर मजदूर भाग लिए थे, कृषक भी भाग लिए थे, लेकिन साहूकार और जमींदार इन लोगों को तो मजे मजे था। 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 18। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा दी थी सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की इसमें क्या थी? कमी थी। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? वहां कोई भी प्रभावित नहीं हो पाया, मुंगेर। ऑप्शन हो जाएगा डी। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? किसने कहा था गर्मी की आंधी के भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? यह कहने वाले थे एस.एन. सेन। कौन थे? एस.एन. सेन थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल संबंधित थी, लखनऊ का नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह, जगदीशपुर, मौलवी अहमदुल्ला, इस सब का संबंध है, लेकिन उधम सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं है। इन्होंने 1940 ईस्वी में ओ डायर की हत्या की थी। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो तात्या टोपे भाग लिया था, रानी लक्ष्मीबाई भी, बहादुर शाह जफर, लेकिन भगत सिंह नहीं। 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। निम्नलिखित में अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किस नेता के लिए रखा गया? 50,000 का इनाम रखा गया था किस नेता के लिए? तो फैजाबाद के मौलवी के लिए। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? यह संबंधित है पील आयोग। कौन सा है? पील आयोग है। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने, मिर्जा गालिब ने। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए थे? तो यह किया गया था दिसंबर 1856 ईस्वी में, दिसंबर 1856 ईस्वी में। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? किसने बनाया था? तो पता ही है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ नाना साहब का था तात्या टोपे, तात्या टोपे। जनरल विडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? जनरल विडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहां पराजित किया था? क्या पराजित किया था? कानपुर के निकट,
कानपुर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। 1857 की स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली पूछा जा रहा है। तो रानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली जो है यह है, कहाँ है, तो वाराणसी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यह कहा था किसने, यह कहा था वी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से, तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है, किसका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्स का नाम, कर्नता सेंट लेगर का नाम, वेलेस का नाम, उपयुक्त सभी का नाम जो है नहीं जुड़ा हुआ है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व की, कहाँ, अवध में किए थे, बेगम हजरत महल। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है, समाधि स्थल पूछा जा रहा है ग्वालियर में। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था, क्या था, हौसन। कौन था, हौसन था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, यह है तात्या टोपे को। आगे बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य क्या था, सही उत्तर का चयन करिए, कौन सा कूट है जो सही दिया गया है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, सही दिया गया है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, यह भी सही है। भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, जो कि गलत दिया गया है। 1 और 2 क्या है, सही है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ग्वालियर के शासक ने 1857 में विद्रोह किया, यह सही नहीं है। बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया, बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 में विद्रोह किया था। कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1848 ईस्वी में विद्रोह किया था। संथालों ने 1855-56 में विद्रोह किया था, ये सब सही दिया गया है। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी, यह था अवध से। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, दिल्ली, किसे, दिल्ली को। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था, जानते ही होंगे, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था। चिन्हट के युद्ध 1857 के क्रांति के दौरान हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बरकत अहमद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। यह था बहादुर शाह द्वितीय। किसके बारे में माना जाता है कि 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था, इसका राइट आंसर होना चाहिए नाना साहब होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए डी, नाना साहब होना चाहिए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। 46 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, ब्रिटिश कादिर लखनऊ, कुंवर सिंह जगदीशपुर, लियाकत अली इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3-1-4-2, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मेरठ से। 48 नंबर प्रश्न है, मिलान करने के लिए दिया गया है। क्रांतिकारियों के नाम और स्थान दिया गया है। नाना साहब कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, महारानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह बिहार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4-3-2-1। नेक्स्ट है दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक एवं सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था, तो यह थे बखत खां। कौन थे, बखत खां थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया, तो आर.सी. मजूमदार। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम
बहादुर का खिताब दिया था? साहब ए आलम बहादुर का खिताब किससे दिया था? तो यह खिताब दिया था बखत खान को। बखत खान को। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने ऑप्शन के अनुसार आंसर 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाई रखी थी। निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया? निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया था? यह उल्लेख किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक अवधारणा है जो सही दिया गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। यह अवधारणा है जो सही दिया गया है। अब हम लोग देखने हैं आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो द बंगाल गजट। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? क्या लागू की थी? लॉर्ड ब्लेजली। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। लाया किसने था? लॉर्ड लिटन ने। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार किसने प्रकाशित किया? राजा राम मोहन राय, जो कि फारसी भाषा में था। द इंडियन ओपिनियन पत्र को निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं छापा जाता था? इंडियन ओपिनियन किसका है? तो यह पत्रिका है महात्मा गांधी का। किस भाषा में नहीं छापा जाता था? तो उर्दू भाषा में। गुजराती, अंग्रेजी और तमिल में छपा जाता था। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? यह हुआ था उर्दू भाषा में। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? यह प्रारंभ किया था केसरी। एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में न्यू इंडिया का शुभारंभ किया था। यह किया था किसने? तो होम रूल पार्टी ने। होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? पता ही है, गांधी जी। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? यह प्रदान की थी माइकल मधुसूदन को। ऑप्शन हो जाएगा बी। मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बी.डी. सावरकर। बहिष्कृत भारत पूछा जा रहा है तो यह भीमराव अंबेडकर। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? यह प्रारंभ किया गया था वंदे मातरम। किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? किसके प्रयासों से हुई थी? डी के करवे। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह की थी जस्टिस रानाडे ने। किसने? जस्टिस रानाडे ने। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दिया गया है हिंदू किसकी पत्रिका है? तो यह है जी सुब्रमण्यम अय्यर की। सुधारक जी आगरकर। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन हो जाएगा 3 2 1 4। ऑप्शन हो जाएगा डी। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 प्रश्न को ही मिलान करने के लिए दिया गया है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ जो हो जाएगा यह हो जाएगा एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन हो जाएगा सी 3-1-2-1-4। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यह किया था हेनरी कोलब्रुक ने। ये सारे के सारे क्वेश्चन बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में देखने को मिल जाता है। मैं आप लोग से एक गुजारिश करूंगी कि पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कहाँ? क्या किया था? कलकत्ता में। कहाँ किया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा पर। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ? कलकत्ता से। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
जोनाथन डंकन ने। किसने? जोनाथन डंकन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? मैकाले। फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैकाले। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? प्रवर्तन पूछा जा रहा है, तो यह मतलब लाया किसने? तो यह लाया था लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। 32 नंबर है जो कि मिलान करने के लिए दिया गया है। स्वदेश। स्वदेश का संबंध किससे है? स्वदेश का संबंध हो जाएगा गोरखपुर। स्वदेश का संबंध गोरखपुर। एक मिनट। स्वदेश का संबंध हो जाएगा गोरखपुर। गोरखपुर हो जाएगा इसका। भारत बंधु का संबंध हो जाएगा हाथरस। सत्यवादी आगरा। शक्ति अल्मोड़ा। शक्ति अल्मोड़ा। प्रकाशन का स्थल दिया गया है, तभी तो कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। एक बार फिर से देखिएगा। स्वदेश गोरखपुर से छपती थी, भारत बंधु हाथरस से, सत्यवादी आगरा से, शक्ति अल्मोड़ा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एनी बेसेंट यंग इंडिया। एनी बेसेंट यंग इंडिया। महात्मा गांधी न्यू इंडिया। बाल गंगाधर तिलक केसरी। सुरेंद्रनाथ मराठा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? यंग इंडिया तो महात्मा गांधी का है, मराठा बाल गंगाधर तिलक है। बाल गंगाधर तिलक जो है केसरी है। यही क्या सुमेलित दिया गया है, बाकी सब गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को किन शहरों से प्रकाशित किया गया था? हरिजन का प्रथम अंक कब प्रकाशित किया गया? तो 11 फरवरी 1933 को। कहाँ से किया गया था? पूना से। कहाँ से किया गया था? पूना से। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम का संपादक था? वंदे मातरम का संपादक था भिखाजी कामा। भिखाजी कामा। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया? अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया था? यह क्या था? अरविंद घोष। ऑप्शन हो जाएगा ए, अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो यह समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, यह जुड़ा हुआ था मोतीलाल नेहरू से। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सर्वप्रथम भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? 1 लाख रुपए चार्टर अधिनियम 1813। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इसका संपादक थे मनसुख लाल नजर। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है बताइएगा? तो यह है अल हिलाल। अल हिलाल। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक और धार्मिक सुधार। 2 वीडियो में इसे कंप्लीट कर लेंगे आधुनिक भारत को, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।